चलो बेटा, अब एमसीक्यू टाइम है ना, तो मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और आप उसके आंसर करना, ठीक है ना। मतलब मैं जल्दी जल्दी यदि आंसर कर रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज कर देना, रोक लेना वीडियो को, आप पहले आप खुद लगाना फिर मेरा आंसर देखना, ठीक है, पक्का वाला प्रॉमिस। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग के, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से सही कथन को चुनना है, कि मतलब 3 गलत है इसमें और 1 सही है इसमें से। टेलर एंड हिज कलीग यूज्ड एशिया कोलाइड टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बताइए सही की गलत। स्क्रीनशॉट ले लो भले क्वेश्चन का बेटा, यार रोक लो वीडियो को ना, खुद सॉल्व करो, ठीक है। अब मैं आप बताता हूं आपको आंसर, ठीक है। टेलर और उनके दोस्त ने जो है, कलीग्स ने जो है वो एस्ट्रा कोलाई का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने वीसिया प्लांट को यूज किया, इन्होंने वीसिया प्लांट का इस्तेमाल किया, इन्होंने एस्ट्रा कोलाई यूज नहीं किया, इन्होंने क्रोमोसोम पर जो है सेमी कंजर्वेटिव मोड को बतलाया था, ठीक है। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट में माइस जिसमें आर स्ट्रेन से इन्फेक्टेड होता है वो निमोनिया से डाई करता है, ये गलत है। जो निमोनिया से डाई करता है वो एस थर्ड स्ट्रेन से इन्फेक्टेड होता है। हर्सी और चेज ने जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को एवरी मैकलॉड मैककॉर्टी ने बताया था, हर्सी और चेज ने बैक्टेरियोफेज एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब स्टेटमेंट 1 2 3 ABC गलत है, मतलब सही है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मेसल्स एंड स्टॉल, उन्होंने नाइट्रोजन के हैवी आइसोटोप का उन्होंने इस्तेमाल किया था, N1415 का यूज किया था। एस्ट्रा कोलाई मटेरियल को उन्होंने, एस्ट्रा कोलाई बैक्टीरिया को उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में यूज किया था। तो आंसर क्या गया इसका? आंसर है डी इज दी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना, क्लियर। अब ये क्वेश्चन बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, इसको देखिएगा बेटा और आंसर कीजिएगा, ठीक है ना। बैक्टीरिया वर कल्चर्ड इन ए मीडियम कंटेनिंग हैवी नाइट्रोजन अंटिल ऑल द डीएनए वाज लेवल्ड, ठीक है ना, N50। दिस बैक्टीरिया वर then grown in a medium containing only normal nitrogen for 5 generation. The percentage of cells containing N15 in each generation was estimated. Which curve provide evidence that DNA replication is semi-conservative? तो आपको बड़े ध्यान से बोल रहा है आपसे कि एक बैक्टीरिया को हमने एक ऐसे मीडियम में कई बार कल्चर किया जिसमें N15 प्रेजेंट था, फिर हमने क्या किया, इसके पूरे डीएनए में जो है N15 आ गया। इस बैक्टीरिया को हमने एक नॉर्मल मीडियम में कल्चर किया, 5 पीढ़ियों तक ऐसा कल्चर किया हमने, 5 जनरेशन तक। तो बता रहा है कि जो है वो यानी उसके बाद जो ग्राफ तैयार किया गया बताएगा कितने परसेंट जो कितनी जनरेशन में कितने परसेंट सेल्स में जो है वो N15 आया। तो आपको ग्राफ को ध्यान से देखकर बताना है कि कौन सा कर्व जो है वो बतलाता है कि सेमी डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, कौन सा कर्व आपको ये बतलाता है, ठीक है। तो देखो कर्व में एक तरफ दे रखा है एक्स एक्सिस पे जनरेशन और वाई पे दे रखा है उन्होंने जो है वो सेल्स परसेंटेज ऑफ सेल्स कंटेनिंग N50। बताइए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, आंसर कीजिए इसका, ठीक है। देखो बेटा, है ना, नंबर 1, जब भी कभी आप मैंने कहा आपसे ये N15 है, ठीक है, मैंने इस कलर में, ये कलर मैंने N15 के लिए शो किया हुआ, ठीक है ना। पहली जनरेशन हुआ, अलग अलग हुआ, सेमी कंजर्वेटिव, आधा हाफ रह गया वो, आधा आधा बढ़ गया वो, ठीक है। अगली जनरेशन हुआ ये, देन 50% यहां हो गया था, 25% यहां हो गया, हर बार वो कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो मतलब जिस ग्राफ में बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं, क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन में जो है वो N15 वाली सेल्स बढ़ेंगी, वो गलत है, वो तो गलत हो गया भाई, सेल्स बढ़ेंगी नहीं घटेंगी। पहले 100% था सेल्स के अंदर डीएनए स्ट्रैंड में N15, फिर 50% हो गया, देन 25%, देन 12.5%, देन 6.25% के, यानी पहले एक जनरेशन के बाद में 50%, 2 के बाद में 25%, 3 के बाद में 12.5%, 4 के बाद में 6.25% एंड देन उसके नीचे जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर जो है जो जिस ग्राफ में मेंटेन किया हुआ इक्वल लेवल पर रखा हुआ है वो भी गलत हो गया, ठीक है। और अब ग्राफ 3 और 4 में क्या फर्क है, देखो 3 को गौर से देखो आप, ठीक है, ग्राफ 3 को देखो, 50%, 25%, 12.5% एंड देन सो, ठीक है। जबकि ग्राफ 4 में क्या हो रहा है, सीधा वो आके आ गया 0%, 0 पे आ गया, 0 पे कभी नहीं होगा, हमेशा 2 स्ट्रैंड ऐसे प्रेजेंट रहेंगे जिनमें हैवी डीएनए प्रेजेंट रहेगा, हमेशा 2 स्ट्रैंड ऐसे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और एक नया बनता है उसमें, है ना। तो आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 3, जो सेमी कंजर्वेटिव को शो करता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बायोलॉजी ओलंपियाड का क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी ओलंपियाड का क्वेश्चन है ना।
कई बार ओलंपियाड वाले क्वेश्चन को भी डायरेक्टली उठा लेते हैं नीट के लिए, पर ये क्वेश्चन देखो ना कितना अच्छा क्वेश्चन है कि उन्होंने कहते आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने मैथमेटिकल में कन्वर्ट कर दिया उसको उन्होंने, है ना। ठीक है, सिंपल से इसको तो आंसर आ गया इसका। ठीक है, मतलब इसके रेफरेंस एनसीईआरटी में मिलेंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है ये। फिर विच वॉज द फर्स्ट कैटालिटिक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति के समय पहला कैटालिटिक मॉलिक्यूल क्या था, उत्प्रेरकी मॉलिक्यूल क्या था, तो पहला उत्प्रेरकी मॉलिक्यूल था आरएनए। पर कौन सा आरएनए, जिस आरएनए ने कई सारी जो है वो जिस आरएनए ने जो है वो कई सारी प्रोसेसिंग किया, जिसने एंजाइम के समान काम किया। याद रखिए राइबोजाइम जो है वो एंजाइम है, वो एंजाइम है जो आरएनए से बना होता है, और ऐसी प्रॉपर्टी हमको कहां देखने मिलती है, राइबोसोमल आरएनए में देखने मिलती है। राइबोसोमल आरएनए वो आरएनए जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी को भी शो करता है। तो आंसर इसका आता है आरएनए। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट आरएनए जिसने प्रोटीन बनाने का काम भी किया, कैटालिसिस भी किया, वो था राइबोसोमल आरएनए। ठीक है ना, क्लियर। तो आंसर तो मतलब आरएनए में भी यदि कोई पूछता है आपसे तो सबसे सही आंसर किसका है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आरएनए पॉलीमरेज 1, अब ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब यूकैरियोटिक राइबोसोम व्हिच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, के बताओ आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो क्या क्या बनाता है, बताइए कि यानी जो है यूकैरियोटिक राइबोसोम में कौन कौन से आरएनए को बनाता है वो। याद रखिएगा बेटा 5.8 आरएनए, ठीक है, 28S आरएनए और 18S आरएनए, ये सब आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है, जबकि जो है वो 5S आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 1 नहीं बनाता है। तो आपको बिल्कुल एकदम क्लैरिटी के साथ इंफॉर्मेशन होना चाहिए बेटा कि आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है 28S, 18S और 5.S आरएनए को बनाता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो टीआरएनए को और 5S आरएनए को बनाता है और एसएनआरएनए को बनाता है। एसएनआरएनए का फुल फॉर्म होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो बनाता है एचएनआरएनए, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए को बनाता है। याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से लगा कीजिएगा इसको। ठीक, देखो जानकारी बड़ी सिंपल सी है, उसी को उन्होंने घुमा दिया। द आरएनए ट्रिपलेट यूएजी, यूएजी एक स्टॉप सिग्नल कोडॉन है, ठीक है ना, जो प्रोटीन बनने को रोक देता है। द डायग्राम जो शो कर रहा है डीएनए स्ट्रैंड को, तो बोल रहा है 4 अमाइनो एसिड के लिए एक डीएनए दे रखा है। बताइए कि वेयर वुड दी म्यूटेशन, कहां पर म्यूटेशन में हम थाइमिन को इंट्रोड्यूस कर दें, कहां पर हम थाइमिन को ABCD पोजीशन दे रखी है, कहां पर थाइमिन को हम इंट्रोड्यूस कर दें तो प्रोटीन चेन का बनना रुक जाएगा। मतलब डीएनए में म्यूटेशन कर दें तो जाहिर सी बात है मैसेज एमआरएनए पे आएगा और प्रोटीन का बनना रुक जाएगा। तो बताओ कहां पे ABCD में से कहां पर हम इंट्रोड्यूस करें थाइमिन को कि हमको एमआरएनए पर कोड मिल जाए यूएजी, एमआरएनए पर हमें कोड मिल जाए यूएजी, कहां पर थाइमिन को हम इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, देखो बेटा यदि आप ए वाली जगह पर इंट्रोड्यूस करोगे तो TTC, आरएनए क्या बनेगा इसका AAG, नहीं बन रहा है। ठीक है, आपने बी में इंट्रोड्यूस किया देखो अब टीटीसी कहां से आ गई है भाई, इंट्रोड्यूस तुमने यहां पे किया ना, यहां पे इंट्रोड्यूस किया तो क्या है ये ATC, ATC आपने किया। अब ATC को आपने जो है वो जब इस पर एमआरएनए बनेगा क्या होगा UAG, आ गया आंसर, तुमको मिल गया आंसर, तुमको ये पोजीशन पे आंसर मिल गया। ठीक है, आगे करोगे तो देख लो करके इसको, है ना। तो बिल्कुल है क्वेश्चन की कंडीशन को समझो, ठीक है, क्वेश्चन की कंडीशन को समझो और उसके बाद फिर बेटा आंसर करो उसमें। ठीक है ना, क्लियर। तो आंसर क्या आंसर आ गया इसका बी इज दी राइट आंसर। आई बात समझ में कि कहां पे थाइमिन इंट्रोड्यूस कर देंगे तो कोड बदलेगा, क्योंकि जेनेटिक कोड में कॉमा नहीं होता है, आप इंट्रोड्यूस करोगे तो 3 के कोड बनने लगेंगे वहां पे, है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अब लगाओ दिमाग, देखें हम, है ना। If 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, यदि नाभिकीय अम्ल में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है और जेनेटिक कोड पेंटाप्लेट्स हैं, तो कितने प्रकार के बेस्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, टोटल कोडॉन में कितनी संभावनाएं हैं, एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ बेस्ट सब्स्टिट्यूशन, कितनी जगह पर आप नाइट्रोजन बेस को बदल सकते हो, कितने बेस्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पूछ रहा है आपसे वो यदि 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस हैं, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट ना हो के पेंटाबलेट है, पेंटाबलेट प्लेट जेनेटिक कोड है, तो कितने प्रकार के, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन संभव है, यहां पे कितने बेस्ट सब्स्टिट्यूशन संभव है। तो देखो नंबर 1 पेंटावलेंट कोड प्लेट कोड है, मतलब 4 × 4 × 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा ये 1664। मुझे लगता है कि होना चाहिए 1024, इसी होगा ना, 64 × 4
128 को 4 किया हमने, नहीं कुछ गलती हो रही है। 16 इंटू 4, 64 तो यहाँ आ गया, 64 इंटू 4 किया हमने, यहाँ पे कितना आ गया 716, ठीक है। फिर हमने 4 से किया हमने, सही तो आया यार, ठीक है ना, ऐसा थोड़ा नहीं हमारा दिमाग झट से आंसर दे के, है ना। अब इसके बाद 1024 है ना, फिर क्या बोल रहा है आपसे, वो कितने बेस्ट सब्स्टिट्यूट पॉसिबल है, मतलब जो पेंटाबलेट जो है कोड है उसमें जो है वो हर एक पोजीशन पे, हर एक पोजीशन पे क्या होता है, आप जो है वो 5 से मिलके बनाए, ठीक है, इंटू 5 हो गया ये, है ना, 5 से मिलकर, और हर एक पे पॉसिबिलिटी है कि आप जो भी यहाँ पे नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है तो आप यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन से उसको बदल सकते हो, मतलब 3 पॉसिबिलिटी बदलने की यहाँ पर है, कर लो मल्टीप्लाई इसको, ठीक है। 1024 मल्टीप्लाई बाय 5, 5000 के आसपास आएगा, 5000 को 3 से करोगे तो 15000 के आसपास आएगा, आंसर आएगा ये, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे सर, कैसे, हमको तो समझ ही नहीं आया, आप तो क्या कर दिए आप, ठीक है। हम कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहे हैं आपको कि जेनेटिक कोड पेंटाबलेट है, मान लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कुल कितने प्रकार के कोड पॉसिबल है, याद है आपको, आप 64 कैसे बोला था हमने कहा था 4 इंटू 4 इंटू 4, कुल 64 कोड होते हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने आ गए, 1024 कोड आ गए, ठीक है। फिर हमको पता है कि एक जेनेटिक कोड मान लो AUG है, तो यहां पे कितना कितना आप किस किस बेस को रिप्लेस कर सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो इसको यूरेसिल से, ग्वानिन से, साइटोसिन से, 3 और पॉसिबिलिटी है ना, तो 3 पॉसिबिलिटी को यहां पर ले लिया हमने। चूंकि जेनेटिक कोड 5 न्यूक्लियोटाइड से मतलब 5 जगह पे बदलने की संभावना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया हमारा, ठीक है, क्लियर है ना आपके लिए। अरे दिमाग तो लगाओ, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, ठीक है, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा जो है वो घर घर आवाज आएगी दिमाग में से, पर चालू करो दिमाग को, है ना, मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ आरएनए, कौन सा आरएनए का कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, कौन सा आरएनए का कैरेक्टर नहीं है, आरएनए इज अनस्टेबल एंड डिग्रेडेबल, ये सही है। आरएनए म्यूटेट करता है डीएनए की तुलना में फास्टर रेट पे, ये भी सही है। आरएनए स्लोली इवॉल्व करता है, ये गलत है, आरएनए फास्ट इवॉल्व करता है, क्योंकि फास्ट म्यूटेशन करता है तो फास्ट इवॉल्व करता है। आरएनए कैटालिटिक रिएक्शन करता है, ये सही है। तो मतलब जो सही नहीं है वो है कि आरएनए स्लोली इवॉल्व नहीं करता है, बल्कि वो फास्ट इवॉल्व करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अब आप खुद कीजिए इस क्वेश्चन को, बताओ, टू मेक प्रोटीन विथ 178 अमाइनो एसिड फ्रॉम यूकैरियोटिक जीन, जिसमें कि यूकैरियोटिक जीन है जिसमें 1350 बेस पेयर है, तो बताओ इनिशियल एमआरएनए और प्रोसेस एमआरएनए में कितने कितने नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है भाई। देखो जो इनिशियल एमआरएनए बनेगा, मतलब जो एचएनआरएनए बनेगा, वो तो सीधा कॉपी कर लेगा, इसको सीधा कॉपी कर लेगा, मतलब 1350 बेस पेयर होगा उसके अंदर, ठीक है, आंसर आ गया। अब जो प्रोसेस एमआरएनए बनेगा वो कैसे बनेगा, 178 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी एक अमाइनो एसिड के लिए 3 नाइट्रोजन बेस का एक कोड चाहिए पड़ता है, कितना हो गया ये 8 3 8 24 है ना, यही वो 24, तो हो गया 22 और कुछ गलती किया मैंने, हाँ 24 हो गया, 23 होगा ना ये, ठीक है, ठीक है। फिर 2 हो गया अपना 534 और प्लस 1 होगा टिनिंग टिनिंग स्टॉप सिग्नल कोडॉन, 3 जोड़ो, है ना, अमाइनो एसिड यदि 178 तो एक स्टॉप सिग्नल कोडॉन भी तो होगा, कितना हो गया 537 हो गया, तो आंसर आ गया, देखो, है ना भैया। ऐसा याद रखना कि इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन जो एग्जाम में बन जाते हैं कई बार, ठीक है, तो अब हमको अपना ये मत बोलना सर पता नहीं कौन से हो गया, सर पता नहीं कहां से हो गया, अरे सर क्या हो गया, तो ये मत करना, ये मेरे को ऐसे बच्चे अच्छे नहीं लगते, ठीक है, और सर पता नहीं क्या सब पढ़ाया, ठीक है, और सर कहां से आ गया, नहीं कहीं से नहीं आया, पढ़ाया ना वहीं से आया, ठीक है ना। तो समझ गए बात को कि जो इनिशियल एमआरएनए होगा वो सीधा कॉपी कर लेगा बेटा, है ना, और प्रोसेस एमआरएनए स्प्लाइसिंग के बाद बनेगा, जो अमाइनो एसिड में जितने कोड है उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक स्टॉप सिग्नल जोड़ दो, उसमें आ गया आंसर आपका, ठीक है, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल सा क्वेश्चन है,
द न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमेटिन इज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन। कौन सा हिस्टोन नहीं होता है न्यूक्लियोसोम के इंटीग्रल पार्ट, कौन सा हिस्टोन नहीं होता? तो H1 हिस्टोन इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है, ठीक है, सपोर्ट करता है सिर्फ वो। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट को हम जो है वो क्या करते हैं, वो आर यूज टू इलोंगेट के ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो लैगिंग स्टैंड पर बनते हैं, लीडिंग स्टैंड पर नहीं बनते हैं, तो इन दोनों में से के, और वो अंदर से बाहर की ओर बनते हैं, मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क से वो बाहर की तरफ जाते हैं, तो उसका आंसर आया लैगिंग स्टैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क के। ओकाजाकी फ्रेगमेंट अंदर से बाहर की ओर बनते हैं, है ना बेटा, ठीक है, और ये टुकड़े में बनते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर होते हैं, बाद में लाइगेज एंजाइम को जोड़ता है, तो मतलब ये लैगिंग स्टैंड बनते हैं और रेप्लिकेशन फॉर्क से अवे बनते हैं, ठीक है, आंसर इज सी। ठीक है, आया मजा? आज कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लगाए ना हमने, तो बताना जरूर कि कितने बच्चों ने सही किया, मैं भी देखूं जरा, है ना। चलो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, बाय बाय।